अघोरी अपने शिष्यों के साथ मुंबई पहुंच चुका था। एकांत जंगल में बने राणा के फार्म हाउस में उन्होंने डेरा लगा लिया था। अघोरी ने वो दांत लिए और हवा में उछाल दिए। दांत ने एक दिशा में बाण की तरह जैसे आकृति बनाई और नीचे गिर गए। अघोरी दांत उठाते हुए बोला, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। अघोरी ने अपने शिष्य राणा के साथ उस ताम्रपत्र को प्राप्त करने के लिए चल दिया, जबकि राणा अपने साथ और 8 लोगों को लेकर अघोरी के साथ चला। महानगर में घूमते हुए अघोरी ने वो दांत एक बार फिर हवा में उछाल दिए। इस बार दांत एक निश्चित दिशा में चलने लगे। उनका पीछा करो, अघोरी दहाड़ा। रिया के घर के सामने जाकर दांत नीचे गिर पड़े। दांत नीचे गिरकर लुप्त हो गए। पड़ाव आ गया है, सभी सावधान हो जाओ, वो ताम्रपत्र इसी घर में है। अघोरी आवेश में किंतु फुसफुसाकर कहा। रिया के घर के दीवार फांदकर सभी लोग अंदर घुस गए। सभी लोग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे। अनपेक्षित रिया को एकाएक पदचाप सुनाई दी। वो तत्क्षण सतर्क हो गई। कमरे में दरवाजे के ओट में छिप गई। दरवाजा तोड़कर 2 लोग अंदर घुस आए तो रिया उन दोनों से फाइट करने लगी। अन्य 2 लोग कमरे में जाकर पिताजी के साथ फाइट करने लगे। शेष भी सभी अंदर आकर उन दोनों से फाइट करने लगे। रिया के हाथ पैर अधिक तेज चल रहे थे। उसने 2 लोगों को धराशायी कर दिया। वो जैसे ही तीसरे के तरफ मुड़ी, तभी राणा ने पिस्तौल निकालकर उसके पिता की कनपट्टी पर टेक दिया और बोला, ठहर जाओ, नहीं तो इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। रिया वहीं की वहीं खड़ी रह गई। रिया ने हड़बड़ाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? राणा कहता है, हम यमदूत हैं। हमारे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमें वो ताम्रपत्र चाहिए जो तुम्हारे पास है। रिया अनजान होने का नाटक करने लगी। कौन सा ताम्रपत्र? राणा कहता है, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, ताम्रपत्र लाकर दे दो, नहीं तो मैं इसे यमलोक पहुंचा दूंगा। 1 2 3। तभी रिया चिल्लाई, ठहरो, मैं देती हूँ। रिया ने घर में गुप्त स्थान में सुरक्षित रखे ताम्रपत्र को निकाला। ताम्रपत्र को राणा को देते हुए रिया बोली, इसे संभाल कर रखना, मैं अतिशीघ्र तुमसे इसे वापस लेने आऊंगी। हंसते हुए राणा बोला, हाँ क्यों नहीं, जरूर आना हमारे पास। इस बार तो हम इस ताम्रपत्र को लेने आए थे, इसीलिए तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहे, वरना जिस तरीके से तुम्हारी जवानी फूट रही है, मैं अपने आप को और अपने लोगों को रोक नहीं पाऊंगा। अगली बार हमारे पास आना तो अपने रिस्क पर आना। और ताम्रपत्र लेकर वो लोग शस्त्रों को लहराते हुए वहां से चले गए। उन लोगों के जाते ही रिया ने पिताजी को संभाला। पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मगर तुमने ये गलत किया। उन्हें ताम्रपत्र नहीं देना चाहिए था, तो फिर वो लोग आपको मार देते पापा। पापा कहते हैं, तो मर जाने देती मुझे। अब हम क्या करेंगे? रिया, कोई बात नहीं पापा, मैं शीघ्र ही उन्हें ढूंढ लूंगी। उनसे ताम्रपत्र लेकर अवश्य आऊंगी, ये मेरा आपसे वचन है। अगले दिन शाम के 3-4 बजे का समय था।
पुलिस टीम और पूरे का पूरा नेटवर्क, साथ ही मीडिया चैनल्स भी कब्रिस्तान में इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन अभी भी अनाया और देशमुख पांडे नहीं आए थे। देशमुख पांडे अनाया को लेकर आने वाले थे। तभी एक हवलदार ने कहा, अब सर कब आएंगे? अगर एक बार अंधेरा हो गया तो हमें खुदाई बंद करनी पड़ेगी और फिर कल फिर से आना होगा। अच्छा यही होगा कि देशमुख पांडे सर और आरव की पत्नी जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाए। तो दूसरा हवलदार पूछता है कि अरे ये बताना जरा कि अंधेरे होने के बाद ये खुदाई क्यों नहीं हो सकती? कोई भूत प्रेत का चक्कर है क्या? क्या अंधेरे में उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं? तो पहला हवलदार बोलता है, अरे नहीं रे, रात के समय विजिबिलिटी कम हो जाती है ना, आसपास की चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती, जबकि सनलाइट में ये सारे के सारी चीज आसानी से दिख जाती हैं। हम कितने ही लाइट्स का इंतजाम क्यों ना कर ले, हो सकता है कि कोई ना कोई साक्ष्य छूट जाए। इसीलिए ऐसे कामों को दिन के उजाले में ही किया जाता है, रात के समय ये सब बंद रहता है। कब्रिस्तान में पुलिस फोर्स, फॉरेंसिक टीम, डॉक्टर पूजा, ह्यूमन राइट्स कमेटी के सदस्य पहुंच चुके थे। 4 मजदूर फावड़ा लेकर तैयार थे। सभी लोग इंस्पेक्टर देशमुख पांडे और आरव की पत्नी अनाया के लिए वेट कर रहे थे। तभी वहां पांडे की गाड़ी पहुंची। गाड़ी बंद कर पांडे नीचे उतरा। अनाया और उसकी बेटी को भी नीचे उतारा। सभी आरव की कब्र के पास पहुंच गए। पांडे के निर्देश देते ही मजदूरों ने खुदाई प्रारंभ कर दी। अनाया का मन तो बहुत कर रहा था कि वो ये सब रोकवा दे, परंतु इतने लोगों के मध्य उसका कुछ करने का साहस नहीं हुआ। वो यही सोचती रह गई कि अभी खुदाई पूरी होगी तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। कुछ देर खुदाई होने के उपरांत ताबूत दिखाई देने लगा। मजदूरों ने सामूहिक रूप से बल लगाकर कब्र से ताबूत बाहर निकाल लिया। मजदूरों ने आवाज लगाई, साहब ताबूत निकल आया। पांडे ने देखा और कहा, इसे साफ करो, इसके ऊपर से मिट्टी हटाओ। तब उसे साफ किया गया। पांडे ने कहा, इसके ढक्कन हटाओ। बस यही वो पल था जिसका सभी लोग सांसें थामकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ढक्कन हटा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबके सब ऐसे खड़े हो गए जैसे मानो सब पुतले हों। आरव की डेड बॉडी वहां पर नहीं थी। अनाया भी हतप्रभ रह गई। वो चेतना शून्य होने लगी, ये सोचकर कि मेरे पति का मृत शरीर कहाँ गायब हो गया। सब एक दूसरे को सवालिया नजर से देख रहे थे, मगर किसी को उत्तर नहीं सूझ रहा था। इंस्पेक्टर देशमुख पांडे को सबसे अधिक शौक लगा। उसका अनुमान था कि कोई आरव की बॉडी से खाल उतार कर ये सब कर रहा है, किंतु ये तो पूरी बॉडी ही नदारद थी। 3 हत्याएं, वो म्यूजियम की चोरी किसने की है? ये रहस्य तो और भी गहरा गया। मगर सबसे बड़ा प्रश्न अब ये था कि आखिर मुर्दा कब्र फाड़ कर स्वयं तो नहीं निकला होगा। किसी ने तो उसकी डेड बॉडी चोरी की है, लेकिन क्यों? ये ऐसे प्रश्न थे जिसका उत्तर देशमुख पांडे तो क्या वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था। अस्तु डॉक्टर पूजा ने फॉरेंसिक जांच के लिए कॉफिन की जांच की। कुछ सूत्र एकत्र करके निरीक्षण के लिए साथ ले गए। कैमरामैन ने सब कुछ कैमरे में कैद कर लिया।
वहीं अनाया एक तरफ सिर पकड़कर बैठ गई। उसका दिल घबराहट के कारण बैठा जा रहा था। पांडे ने उसे ढांढस बंधाया, अपनी गाड़ी में बैठाकर घर तक पहुंचा आए। चलते समय पांडे ने कल पुलिस थाना आकर मिलने के लिए कहा।